नमस्कार मित्रों, मैं बालिन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस की, और पिछली क्लास में हम लोगों ने जनरल साइंस के सामान्य कॉन्सेप्ट को समझा था। उसी के आगे आज से हम बात करेंगे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो बायोलॉजी एक ग्रीक शब्दावली है। जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी ग्रीक शब्द है। बायोलॉजी ग्रीक शब्द है और बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला बायोस और बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन। लाइफ यानी कि जीवन, या इसी को हम कह सकते हैं सजीव यानी कि लिविंग। सजीव यानी कि लिविंग। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला बायोस, और बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन, इसी को हम कह सकते हैं सजीव यानी कि लिविंग। और दूसरा लोगोज, और लोगोज का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। स्टडी यानी कि अध्ययन। स्टडी यानी कि अध्ययन। जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना। पहला बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन, या इसी को हम कह सकते हैं सजीव यानी कि लिविंग। दूसरा लोगोज यानी कि स्टडी यानी कि अध्ययन। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन यानी कि सजीव का अध्ययन किया जाए जीव विज्ञान कहलाता है, और इसमें जंतुओं तथा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन या सजीव का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। इसमें जंतुओं तथा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन यानी कि सजीव का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। इसमें जंतुओं तथा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। और बायोलॉजी शब्द 1802 ईस्वी में लैमार्क और सेवेरेनस ने दिया था। बायोलॉजी शब्द 1802 ईस्वी में लैमार्क और सेवेरेनस ने दिया था। क्या? बायोलॉजी शब्द 1802 ईस्वी में लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने दिया था। क्या? बायोलॉजी शब्द 1802 ईस्वी में लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने दिया था। और बायोलॉजी के पिता में अरस्तु को माना जाता है। बायोलॉजी के पिता में अरस्तु को माना जाता है। क्या? बायोलॉजी के जनक या पिता में अरस्तु हैं। बायोलॉजी के जनक या बायोलॉजी के पिता में अरस्तु हैं। और बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया है। बायोलॉजी को दो
भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है? तो बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया। पहला जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, पहला जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, पहला जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, और दूसरा बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया। पहला जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, दूसरा बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। और जो जूलॉजी शब्द है, जूलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जू और दूसरा लोगोज। पहला जू और दूसरा लोगोज। और जू का मतलब होता है जंतु, और लोगोज का मतलब होता है अध्ययन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जंतुओं का अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। वहीं जो बॉटनी है, बॉटनी को भी 2 शब्दों में बांटा गया। वहीं जो बॉटनी है, बॉटनी भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। बॉटनी भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला बॉस्किन, और बॉस्किन का अर्थ होता है चरना। बॉस्किन का अर्थ होता है चरना या वनस्पति। और दूसरा शब्द है बोटेन, और बोटेन का अर्थ होता है हर्ब। बोटेन का मतलब होता है हर्ब, और हर्ब का जो मतलब होता है वह होता है मुलायम पौधे या शाक। क्या? मुलायम पौधे या शाक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुलायम पौधे या शाक भाजियां या वनस्पतियों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुलायम पौधे या शाक भाजी या फिर वनस्पतियों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया। पहला जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, दूसरा बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। जो जूलॉजी है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जू, और जू का मतलब होता है जंतु। दूसरा लोगोज का मतलब होता है अध्ययन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है। वहीं जो बॉटनी शब्द है, वनस्पति विज्ञान है, तो बॉटनी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला बॉस्किन का मतलब होता है चरना या वनस्पति, और दूसरा बोटेन का मतलब होता है हर्ब, और हर्ब का मतलब होता है मुलायम पौधे या शाक भाजी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं मुलायम पौधे या शाक भाजी या वनस्पतियों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करें जंतु विज्ञान के पितामह कौन हैं। तो जंतु विज्ञान के पितामह अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल हैं। क्या? जंतु विज्ञान के पितामह अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल हैं। जंतु विज्ञान के पितामह कौन हैं? तो जंतु विज्ञान के पितामह एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु हैं, और इनकी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलिया है। क्या? इनकी जो पुस्तक है वे कौन सी है? तो इनकी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलिया है। इनकी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलिया है, और इन्होंने अपनी पुस्तक में सर्वप्रथम 500 प्रकार के जंतुओं का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। क्या है? जिसमें इन्होंने
जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम 500 प्रकार के जंतुओं का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। जंतु विज्ञान के पितामह अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल हैं और इनकी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलिया है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलिया में सर्वप्रथम 500 प्रकार के जंतुओं का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। अब बात करें वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं, तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं और थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। क्या वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं तथा इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 प्रकार के पौधों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। क्या वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं तथा थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 प्रकार के पौधों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 प्रकार के पौधों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। अब बात करते हैं कोशिका यानी कि सेल की, तो हेडिंग डाल लीजिए कोशिका यानी कि सेल। तो कोशिका क्या होती है? कोशिका किसी भी सजीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। क्या कोशिका किसी भी सजीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। क्या कोशिका किसी भी सजीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है और सभी जीवों के निर्माण की प्राथमिक इकाई कोशिका यानी कि सेल है। क्या सभी जीवों के निर्माण की प्राथमिक इकाई कोशिका यानी कि सेल है। सभी जीवों के निर्माण की प्राथमिक इकाई कोशिका यानी कि सेल है और किसी भी जीव में संपन्न होने वाली सभी उपापचयी क्रियाएं कोशिका के स्तर पर संपन्न होती हैं। किसी भी जीव में संपन्न होने वाली सभी उपापचयी क्रियाएं कोशिका के स्तर पर संपन्न होती हैं। तो हम कह सकते हैं किसी भी जीव पर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी क्रियाएं कोशिका के स्तर पर ही
स्तर पर ही संपन्न होती हैं। संपन्न होती हैं। क्या? किसी भी जीव पर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी क्रियाएं कोशिका के स्तर पर ही संपन्न होती हैं और कोशिका का अध्ययन विज्ञान की शाखा या जीव विज्ञान की शाखा साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कोशिका का अध्ययन विज्ञान की शाखा या जीव विज्ञान की शाखा साइटोलॉजी में किया जाता है। क्या? कोशिका का अध्ययन विज्ञान की शाखा या जीव विज्ञान की शाखा साइटोलॉजी में किया जाता है। अब बात करते हैं आगे। कोशिका की खोज कब की गई? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने बोतल की कार्क से निर्मित स्लाइड से किया था। तो हम कह सकते हैं कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने बोतल की कार्क से निर्मित स्लाइड से की। क्या? कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने बोतल की कार्क से निर्मित एक स्लाइड से की और इस स्लाइड में इन्हें चेम्बर नुमा संरचना दिखाई दी, जिसे इन्होंने कोशिका का नाम दिया। क्या? इस स्लाइड में इन्हें चेम्बर नुमा संरचना दिखाई दी, जिसे इन्होंने कोशिका या सेल का नाम दिया। क्या? कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने बोतल की कार्क से निर्मित एक स्लाइड से किया और इस स्लाइड में इन्हें चेम्बर नुमा संरचना दिखाई दी, जिसको इन्होंने कोशिका या सेल का नाम दिया। अब बात करते हैं आगे। तो स्लाइड को देखने के लिए रॉबर्ट हुक के द्वारा माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया गया। क्या? स्लाइड को देखने के लिए रॉबर्ट हुक के द्वारा माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया गया। क्या? स्लाइड को देखने के लिए रॉबर्ट हुक के द्वारा माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया गया। और जो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका खोजी गई, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका मृत कोशिका थी। क्या? रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका
मृत कोशिका थी, मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका मृत कोशिका थी और रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इस कोशिका को प्रकाशित किया है। तो हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इस कोशिका को प्रकाशित किया है। क्या? रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इस कोशिका को प्रकाशित किया है। वहीं 1938 ईस्वी में स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा दिया गया था। तो कह सकते हैं 1838 ईस्वी में स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। क्या? 1838 ईस्वी में स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। क्या हुआ? इसमें इन्होंने कोशिका से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें स्पष्ट की, जिससे कोशिका के अध्ययन में काफी आसानी हुई। तो क्या है? हम कह सकते हैं इसमें इन्होंने कोशिका से जुड़ी प्रमुख बातें स्पष्ट की, जिससे कोशिका का अध्ययन करना आसान हुआ। क्या? या कह सकते हैं कि कोशिका के अध्ययन करने में आसानी हुई। ठीक है। क्या है? 1838 ईस्वी में स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इसमें इन्होंने कोशिका से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें स्पष्ट की, जिससे कि कोशिका के अध्ययन करने में आसानी हुई। अब बात करें ये जो प्रमुख सिद्धांत था वह क्या था, या इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या बातें की गई। तो हम बात कर सकते हैं क्या? प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो पहली बात करें तो पहली बात इन्होंने कही कि सभी जीवों का निर्माण कोशिका से ही होता है, चाहे वह एक कोशिकीय जीव अमीबा या पैरामीशियम हो, या बहुकोशिकीय जीव मनुष्य अथवा हाथी या अन्य जीव हों। क्या? इन्होंने बात कही कि सभी जीवों का निर्माण कोशिका से ही होता है, चाहे वह एक कोशिकीय जीव अमीबा अथवा पैरामीशियम हो, या बहुकोशिकीय जीव मनुष्य अथवा हाथी या अन्य इसी प्रकार के जीव हों। क्या? इन्होंने बात कही सभी जीवों का निर्माण कोशिका से ही होता है। सभी जीवों का निर्माण कोशिका से ही होता है, चाहे वह एक कोशिकीय जीव अमीबा
अमीबा या पैरामीशिया हों या बहुकोशिकीय जीव मनुष्य, हाथी या अन्य जीव हों। क्या इन्होंने अपने सिद्धांत में पहली बात कही कि सभी जीवों का निर्माण कोशिका से ही होता है, चाहे वह एक कोशिकीय जीव अमीबा अथवा पैरामीशियम हो या बहुकोशिकीय जीव मनुष्य, हाथी या इसी प्रकार के अन्य जीव हों। और दूसरी बात इन्होंने कही कि कोशिका के निर्माण में केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है। कोशिका के निर्माण में केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है। स्लाइडन एवं स्वान ने अपने सिद्धांत में बताया कि कोशिका के निर्माण में केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है। क्या? कोशिका के निर्माण में केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है। कोशिका के निर्माण में केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है। और स्लाइडन एवं स्वान ने अपने कोशिका सिद्धांत में बताया कि सभी कोशिकाएं जीव के निर्माण में अलग अलग अस्तित्व बनाए रखती हैं, लेकिन सभी आपस में मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। स्लाइडन एवं स्वान ने अपने कोशिका सिद्धांत में बताया कि सभी कोशिकाएं जीव के निर्माण में अलग अलग अस्तित्व बनाए रखती हैं, लेकिन सभी आपस में मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। क्या? इन्होंने बताया सभी कोशिकाएं जीव के निर्माण में अलग अलग अस्तित्व बनाए रखती हैं। अलग अलग अस्तित्व बनाए रखती हैं। लेकिन क्या? लेकिन सभी आपस में सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। स्लाइडन एवं स्वान ने अपने कोशिका सिद्धांत में बताया कि सभी कोशिकाएं जीव के निर्माण में अलग अलग अस्तित्व बनाए रखती हैं, लेकिन सभी आपस में मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। अब बात करते हैं अगले यानी कि चौथे नंबर की। स्लाइडन एवं स्वान ने अपने कोशिका सिद्धांत में अगली बात कही कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन से ही संभव है। इन्होंने अगली बात की कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन से ही संभव है। स्लाइडन एवं स्वान ने अपने कोशिका सिद्धांत में बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन से ही संभव है। और एक नोट डाल के एक पॉइंट लिख लीजिए। क्या?
नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन से संभव है, यह बात विर्चो ने भी स्पष्ट की है। क्या? नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन से ही संभव है। यह बात विर्चो ने भी स्पष्ट की है। नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन से ही संभव है, यह बात विर्चो के द्वारा भी स्पष्ट की गई। एक वैज्ञानिक हुए विर्चो, और विर्चो ने भी यह बात स्पष्ट की कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन से ही संभव है। मान लीजिए कि ये कोई कोशिका है और ये कोशिका मैच्योर है, और ये कोशिका क्या होती है? विभाजित हो जाती है। ये कोशिका क्या हुई? विभाजित हो गई। तो विभाजित होने से क्या होगा? कई नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी। ये कोशिका कई नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी। तो जो कोशिका विभाजित होती है उसे मदर सेल यानी कि मातृ कोशिका कहते हैं। जो कोशिका विभाजित होती है उसे मदर सेल यानी कि मातृ कोशिका कहते हैं। मातृ कोशिका। और इसके विभाजन होने से जिन कोशिकाओं का निर्माण होता है इन्हें डॉटर सेल यानी कि पुत्री कोशिका कहते हैं। डॉटर सेल यानी कि पुत्री कोशिका कहते हैं। क्या? ये कोशिका एक मैच्योर कोशिका है, और मैच्योर कोशिका क्या हुई? विभाजित हो गई। विभाजित होने के बाद कई नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। और जो कोशिका विभाजित हो रही है उसे मदर सेल यानी कि मातृ कोशिका कहते हैं। और कोशिका के विभाजन के बाद जो नई कोशिकाएं निर्मित होती हैं उन्हें डॉटर सेल यानी कि पुत्री कोशिका कहते हैं। अब इसे पुत्री कोशिका ही क्यों कहते हैं? पुत्र कोशिका क्यों नहीं कहते हैं? तो क्या होता है, ये जो कोशिका है ये कोशिकाएं मैच्योर होने के बाद, ये सारी की सारी जो कोशिकाएं बनेंगी ये मैच्योर होने के बाद फिर से विभाजन का कार्य करेंगी और विभाजन के पश्चात नई कोशिकाओं का निर्माण करेंगी।